हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है। यूनिट 1 का भी छोटा सा पार्ट अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स फिर मैं आगे डिसाइड करूँगी कि मतलब अगर अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो ऑब्वियसली फिर मैं पार्ट 1, 2, 3, 4 में एक एक यूनिट कंप्लीट करा दूँगी पूरी, ठीक है। तो वही है कि आपको समझ आना चाहिए। ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपको मतलब मेरे नोट्स पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं आपको समझा रही हूँ, एंड सेटअप सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो वो सब अगर आपको सही लगेगा तो उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करना। अगर कोई कमी है तो उस पर कमेंट करना। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही मैं आगे वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो देखो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पढ़ाने का क्या अप्रोच रहेगा और क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। तो पहले आप ये स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? इसके लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हमें कुछ और डेफिनेशन समझनी होगी, तभी अपन समझ पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, प्रॉमिस, कि प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इजीली हम डेफिनेशन याद कर पाए, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है प्रॉमिस में, एग्जांपल है नेहा। एक नेहा करके लड़की है, वो अपने ब्रदर से क्या कहती है, इफ़ यू हेल्प मी विथ मैथ्स होमवर्क आई प्रॉमिस टू गिव यू एन आइसक्रीम। नेहा अपने ब्रदर से क्या कह रही है कि अगर तुम मुझे मैथ्स होमवर्क में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें एक आइसक्रीम दूँगी, ठीक है। तो इस पर नेहा का ब्रदर क्या कह रहा है, ऑल राइट आई विल हेल्प यू विथ होमवर्क। यहाँ पे जो नेहा क्या कर रही है, सिंपली एक ऑफ़र या प्रपोजल दे रही है अपने भाई को। ऑफ़र या प्रपोजल को हम और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी अपन सिंपली समझ रहे हैं कि नेहा क्या कर रही है, एक ऑफ़र दे रही है अपने भाई को कि तुमने अगर ऐसा कर दिया, तुमने मेरा मैथ्स होमवर्क करा तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, एक आइसक्रीम दूंगी। इस पर नेहा का ब्रदर एक्सेप्टेंस दे रहा है अपनी कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो यहाँ जब एक प्रपोजल दिया जा रहा है और उसे जब एक्सेप्ट किया जा रहा है तो उस एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं प्रॉमिस, ठीक है। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम क्या कहते हैं, प्रॉमिस। जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है उस एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम क्या कहते हैं, प्रॉमिस कहते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। हस्बैंड क्या प्रॉमिस कर रहा है, एक नेकलेस देने का प्रॉमिस कर रहा है उसकी वाइफ को कि आई प्रॉमिस टू गिव यू नेकलेस दिस दिवाली। ये हस्बैंड क्या कर रहा है, एक प्रपोजल दे रहा है, ये ऑफर दे रहा है अपनी वाइफ को। इस पर वाइफ क्या कहती है, ओ रियली, ओके, मतलब वाइफ क्या कह रही है, हाँ हाँ मुझे दे देना, ठीक है। तो यहाँ वाइफ अपनी एक्सेप्टेंस दे रही है। तो जब एक प्रपोजल के ऊपर एक्सेप्टेंस दी जाती है उस एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं प्रॉमिस। तो अपन इसकी डेफिनेशन अब रीड कर लेते हैं। कहाँ दिए, सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्रॉमिस की डेफिनेशन दी गई है। व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में कौन हो गया, वो नेहा का भाई, उसे प्रपोजल जो प्रपोजल है वो दिया जा रहा है। व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, जब वो अपनी सिग्निफाइज हिज असेंट। सिग्निफाइज का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट, और असेंट का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस, वो अपनी दे रहा है। व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट ऑन दैट प्रपोजल विच इज़ मेड टू हिम। जब जो प्रपोजल के ऊपर वो जब अपनी कम्युनिकेट कर देता है अपनी एक्सेप्टेंस, प्रपोजल को क्या मान लिया जाता है, एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। और उस एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम क्या कहते हैं, प्रॉमिस कहते हैं। एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। सिंपल डेफिनेशन हो गई। व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड signifies his assent on that proposal which is made to him. एक प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस, ठीक है। अब इसको वीडियो को यहीं पॉज करो, इस जो डेफिनेशन है इसको 3-4 बार रीड करो, अपने आप याद हो जाएगी। हम इसे वापस रिकैप भी करेंगे। अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट के लिए क्या दिया गया है, अग्रीमेंट के लिए हमें एक और एग्जाम्पल समझ में आएगा कि अग्रीमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे एक कार डीलर है या अपन कह लो सेलर है कार का, वो क्या कर रहा है, ऑफर टू सेल द कार। क्या कर रहा है, वो कार को सेल करने का ऑफ़र कर रहा है फॉर 5 लाख रुपीज़। और यहाँ से जो है वो जो कस्टमर है उसको ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एंड अग्री टू पे। एक्सेप्टेंस भी है, ऑफ़र भी है, तो क्या ये प्रॉमिस हुआ,
हाँ ये प्रॉमिस हुआ, एक ऑफ़र दी जा रही है उसके बदले में एक्सेप्टेंस दी जा रही है, सॉरी, तो ये हमारा प्रॉमिस हुआ, हाँ ये हमारा प्रॉमिस हुआ। तो क्या ये प्रॉमिस एग्रीमेंट होगा या नहीं, उसके लिए एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो है म्यूचुअल कंसिडरेशन। यहाँ पर दो कंसिडरेशन जो है हम डिटेल में यूनिट 2 में पढ़ेंगे। अभी अपन ईजिली समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो है जो कार डीलर है वो कार देने के लिए तो तैयार है, बट उसके बदले में उसको 5 लाख रुपए भी वो मांग रहा है, और सामने वाला पर्सन उस कार के बदले में 5 लाख रुपए देने को भी तैयार है। क्या यहाँ सेलर के लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपए सेलर के लिए कंसिडरेशन हो जाएगा। वो उसको कार के बदले में मिल रहा है, इस अग्रीमेंट में उसको जो अमाउंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5 लाख रुपये मिल रहा है। और कस्टमर को क्या बेनिफिट हो रहा है इससे, उसको एक कार मिल रही है। तो यहाँ म्यूचुअल कंसिडरेशन फॉर्म हो रहा है, हाँ यहाँ पे म्यूचुअल कंसिडरेशन फॉर्म हो रहा है। तो जहाँ पर एक ऑफ़र भी हो, एक्सेप्टेंस भी हो और उसके साथ साथ में म्यूचुअल कंसिडरेशन भी हो, वो हमारा क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन कहाँ दी है, सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमें अग्रीमेंट की डेफिनेशन दी है। ठीक है, क्या दिया है इसमें, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हर प्रॉमिस, जैसे कि कार डीलर ने क्या प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें कार दूंगा, ये उसका प्रॉमिस हुआ। जैसे ही कस्टमर ने भी एक प्रॉमिस करा, क्या करा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा इस कार के बदले में। ठीक है, तो दोनों के बीच में सेट ऑफ प्रोमिस आ रहे हैं, एक प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, बहुत सारे सेट ऑफ प्रोमिस है। ठीक है, अभी हमारे एग्जाम्पल में 2 सेट ऑफ प्रॉमिस है। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यहाँ एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म हो रहा है, हाँ हो रहा है। ठीक है, तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पॉज करो, 3-4 बार रिपीट करो ताकि ये अच्छे से अपने दिमाग में फिट हो जाए। अब अग्रीमेंट को अपन इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो क्या सिंपल सी बात है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज एन अग्रीमेंट। अब अपन इसको क्या करेंगे, एक बार रीड कर लेंगे मॉड्यूल से, एक बार अपन कॉन्ट्रैक्ट भी देख लें, उसके बाद एक एग्जांपल जो पीछे है वो भी मैं आपको रेफ़र करा देती हूँ। देखो, अपन ने जो पीछे एग्जांपल दिया था हस्बैंड और वाइफ का, क्या इस केस में ये अग्रीमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी से बताओ, ये अग्रीमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं। ये अग्रीमेंट क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड नेकलेस दे रहा है, मतलब सिर्फ हस्बैंड कंसिडरेशन दे रहा है। ठीक है, कंसिडरेशन एक हस्बैंड पे कर रहा है, सिर्फ वाइफ को कंसिडरेशन मिल रहा है नेकलेस का। क्या हस्बैंड को कुछ मिल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, नहीं, हस्बैंड को कुछ नहीं मिल रहा है, ये वन वे ही है हमारा, ये म्यूचुअल कंसिडरेशन नहीं है। तो क्या ये अग्रीमेंट बनेगा, नहीं, ये अग्रीमेंट नहीं बनेगा, ये सिर्फ हमारा एक प्रॉमिस है। ठीक है, when there is mutual agreement, mutual consideration, when there is mutual consideration then only it's become an agreement। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अपन ने अग्रीमेंट भी पढ़ लिया, अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमें कहाँ दी है, 2 सबसेक्शन एच के 2 क्लॉज एच के अंदर हमें डेफिनेशन दी है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। क्या दिया है, अग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होगा प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अगर एक अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। एक फादर है जिनके 3 बाल है, उनका बेटा है उसके 1 ही बाल आया है अभी। ठीक है, एक फादर है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, फादर अपने बच्चे को क्या कह रहा है, इफ़ यू क्लियर्ड CA फाउंडेशन आई विल गिव यू एन आईफोन। क्या कह रहा है फादर अपने सन को कि अगर तुमने CA फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक आईफोन दूंगा। तो इस पे सन क्या कह रहा है, आई एक्सेप्ट। क्या इसमें प्रपोजल और ऑफ़र है, हाँ है, फादर अपने सन को एक ऑफ़र दे रहा है, एक प्रपोजल कर रहा है। वहीं सन क्या एक्सेप्टेंस दे रहा है, हाँ ये एक्सेप्टेंस भी है। तो क्या ये प्रॉमिस बन रहा है, हाँ ये प्रॉमिस बन रहा है। अब ये बताओ क्या ये अग्रीमेंट बन रहा है, देखो क्या म्यूचुअल कंसिडरेशन है, हाँ है। कैसे है म्यूचुअल कंसिडरेशन, फादर को सन का पास होना इज़ अ कंसिडरेशन, फादर के लिए वो बेनिफिट है, फादर के लिए बेटे के पास होना इज़ अ कंसिडरेशन। वैसे ही सन के लिए क्या कंसिडरेशन हो गया, सन के लिए हो गया आईफोन इज़ अ कंसिडरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या म्यूचुअल कंसिडरेशन हो रहा है, हाँ। तो क्या ये अग्रीमेंट है, हाँ है। अब एक बात बताओ, क्या आगे जाकर अगर सन जो है CA फाउंडेशन क्लियर कर लेता है, उसके फादर उसे आईफोन देने से मना कर देते हैं, क्या सन जाकर कोर्ट में केस कर सकता है अपने फादर के अगेंस्ट में? क्या अगर
आपके पापा आपको कल बोले कि मैं तुम्हें ये ला कर दूँगा, तुम ऐसा ऐसा करो, फिर अगर ऐसा करने पर आपके फादर आपको नहीं देते तो क्या आप इनके अगेंस्ट में कोर्ट में जाओगे? नहीं जाओगे। क्या इसमें कोई लीगली इन्फोर्सेबल चीज़ है? नहीं है। क्या ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एक सोशल अग्रीमेंट है, इसलिए इनके ये जो हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ हमारा अग्रीमेंट है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कैन सन sue his father for non-fulfillment of contract? No, as this contract lacks legal enforceability। ठीक है, समझ में आ गया? तो अपन इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं। अग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक अग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इट शुड गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अपन एक बार इसको जो है मॉड्यूल से रीड कर लेते हैं ताकि अपन ईजिली समझ पाए, मतलब एक बार ओवरव्यू हो जाएगा कि मॉड्यूल का सब कवर हुआ है कि नहीं हुआ है हमारा। तो मॉड्यूल में क्या लिखा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो 2 पेज है आप खुद रीड कर लेना है ना, इसमें कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है, सिर्फ ऐसे ही डेटा दिया हुआ है, एक बार रीड करने के पर्पज़ से देख लीजिएगा। अपन मेन टॉपिक्स पे आते हैं। व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, यही अपन ने अभी पढ़ा। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि प्रॉमिस क्या होता है। डिफाइन प्रॉमिस। प्रॉमिस को कैसे डिफाइन करा है? व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent to that assent thereto, the proposal is said to be accepted, and proposal when accepted क्या बन जाएगा हमारा? प्रॉमिस बन जाएगा। The following points emerges from the above definition। क्या पॉइंट्स अराइज हुए हैं? When the person to whom proposal is made signifies his assent to that proposal, proposal become accepted and accepted proposal becomes promise। अपने जो पढ़ा वही लिखा है, हाँ एग्जैक्ट वही लिखा है। Thus we say कि agreement is result of proposal made by one party to other party and the other party gives his assent एक्सेप्टेंस thereto of course for mutual consideration। तो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? बस एक एडिशनल चीज़ आ जाएगी इसमें, म्यूचुअल कंसिडरेशन। ठीक है, ऊपर भी अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार एग्रीमेंट की। 2 सबसेक्शन ई में डेफिनेशन दी है, सेक्शन 2 क्लॉज ई में डेफिनेशन दी है। क्या दिए? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अग्रीमेंट इज एन ऑफर, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस एंड प्लस अ कंसिडरेशन। ये अपना क्लियर हो गया था। अब वही अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए 2 सबसेक्शन एच में, उसे क्या कहा गया है? कॉन्ट्रैक्ट। 2 क्लॉज एच में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है उसे, एन अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। क्या है? एन अग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये क्लियर हो गया। अब नीचे दिया हुआ है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ दिया हुआ है सिंपली जो हमने पढ़ा है, एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स अ ड्यूली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मैंने पूरी की पूरी मॉड्यूल की ही लैंग्वेज यूज़ करी है ताकि आप इजीली जो लिखा है मॉड्यूल में, आप डेफिनेशन तो ऑब्वियसली हमें वही लिखनी पड़ेगी जो मॉड्यूल में दी है। ठीक है, तो सिर्फ मैंने उसको इजीली अरेंज कर दिया ताकि आपको जो है ना, मतलब ऐसे अपन शॉर्ट कट करके याद करते हैं ना, तो अपन को इजीली याद हो जाता है। एग्जांपल्स भी देखो क्या दिया है इसमें। एक तो अपन ने जो पढ़ा वही वाला होगा, एक है ए अग्रीज विद बी टू सेल द कार, ये वाला एग्जांपल है। सेम वही एग्जांपल है, आप रीड करोगे क्योंकि मॉड्यूल के एग्जांपल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जहाँ तक हुआ है वो मैंने मॉड्यूल्स के एग्जांपल भी कवर करे। जहाँ पे एग्जांपल्स दिए नहीं है मॉड्यूल में, मैंने वहाँ पे अपने खुद के क्रिएट करके लिखे, बट ऐसे मैंने मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स लिए। ठीक है, तो ये वाला वो एग्जांपल है। और एक सेकेंड वाला जो है ये मेरे हिसाब से देख लेते, रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। फादर प्रॉमिसेस सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ 500 एवरी मंथ। क्या बोल रहे हैं फादर अपने सन को कि मैं तुम्हें पॉकेट अलाउंस दूंगा 500 रुपये हर मंथ, बट ही रिफ्यूज़ेस टू पे लेटर। ठीक है, बाद में वो मना कर दे रहा है कि नहीं, फादर मना कर दे रहा है कि मैं नहीं दूंगा तुम्हें। तो क्या सन रिकवर कर सकता है कोर्ट में जाकर? नहीं, क्योंकि ये क्या है, हमारा सोशल अग्रीमेंट है। दिस इज़ नॉट क्रिएटेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्या इसे क्रिएट किया गया था लीगल रिलेशनशिप के इंटेंशन से? क्या ये इंटेंशन था कि आप मतलब आप नहीं करोगे तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा? क्या ऐसा कोई इंटेंशन था? नहीं था। ऐसा कोई इंटेंशन होता भी नहीं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में, इस एग्रीमेंट्स में, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन विच आर रिजल्टेड फ्रॉम एन अग्रीमेंट। Such obligation must be contractual in nature. However, some obligations are outside the preview of law of contract। अब अपन डिफरेंस देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर और
इसके अंदर हमारे अग्रीमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, दोनों में बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है। अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो हमेशा अपन डिफरेंस में क्या लिखते हैं, दोनों की डेफिनेशन। जो भी अपन चीज़ पढ़ रहे हैं जैसे डिफरेंस होता है तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। सिंपली आप डेफिनेशन लिख देना। स्कोप, ऑब्वियसली अग्रीमेंट का स्कोप वाइडर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सोशल अग्रीमेंट भी आ जाते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी आ जाते हैं। जो लीगली इन्फोर्सेबल वाले नहीं है वो भी आ जाते हैं, जो लीगली इन्फोर्सेबल है वो भी आ जाते हैं। तो अग्रीमेंट ऑब्वियसली वाइडर स्कोप का होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नैरोअर स्कोप का होता है। फिर लीगल ऑब्लिगेशन की बात करें तो नॉट ऑलवेज क्रिएट एंड लीगल ऑब्लिगेशन, क्रिएट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बिकॉज इसमें दोनों आ जाते हैं, लीगल भी और सोशल भी। बट इसमें हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होगा। फिर इसके अंदर नीचे हमें क्या दिया है, नेचर। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, हमें पता ही है, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। ठीक है, ये हो गया। सिंपली मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप एक बार इसमें से भी रीड कर लेना। मीनिंग दिया है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एन अग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। वैसे स्कोप दिया है, वाइडर है, नैरोअर है, एक बार रीड कर लेना। ऑब्लिगेशन, नॉट क्रिएट एन लीगल ऑब्लिगेशन, क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। नेचर, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। ठीक है, तो हमने सिंपली अभी हमने क्या पढ़ा कि अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया, आपको मेरे नोट्स कैसे लग रहे हैं, आपको सेटअप कैसा लग रहा है। कोई सजेशन हो तो वो आप मुझे दे देना। जो भी ऑनेस्ट आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए कि अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पर ही मैं आगे वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो आपको जैसा भी लगा आप मुझे बताना। अगर मैं आगे वीडियो बनाती हूँ तो उस केस में मैं हर एक यूनिट जो है एक एक पार्ट में कंप्लीट कर दूँगी, और हम लोग साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस, और जो भी पास पेपर रहेंगे उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा ये अप्रोच रहेगा कि हर यूनिट का कंप्लीट होते से हम उस यूनिट के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम सब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो और नोट्स अगर किसी को नहीं समझ आ रहे तो नहीं भी पसंद आ रहे हो तो सीधे डायरेक्ट मॉड्यूल से भी देख ले, क्योंकि मैं डायरेक्ट मॉड्यूल से बना रही हूँ, मैं मॉड्यूल से ही पढ़ाने वाली हूँ, बिकॉज मैंने खुद ने भी मॉड्यूल से ही पढ़ा था। तो मैं आगे आप लोगों को भी मॉड्यूल से ही पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आप मुझे बताना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।